यो मैम। जैसे क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड शार्ली। जैसे क्वेश्चन हो गया डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक गुड इवोल्यूशन, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्वेश्चन हुआ, तो लेट्स से वो 5 नंबर का क्वेश्चन मिला है तुम्हें स्कूल में, तो मैं तुम सबको बोल देती हूँ 5 नंबर में तुम्हें जो आंसर लगता है सही वो लिखो। ठीक है, तुम अपना आंसर लिख के आना। यहाँ पे मैं तुमको आंसर कवर करा दूंगी कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो ऐसे तुम सब इम्प्रूव कर सकते हो। या फिर हम ऐसे कर लेंगे कि मैं तुम्हारे एक सेशन ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे क्वेश्चन भेज देना, तुम्हारे क्वेश्चंस निकाल के मैं उसका आंसर लिख के तुम्हें दिखाती हूँ कि ये ऐसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज से तुम मुझे लिख के भेजना, जैसे हम बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो एक्सरसाइज है, लेट्स से हम अल्फाबेटिकली कर लेते कोई ना। लेट्स से कि सबसे पहले एक्सरसाइज है, मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, इस सैटरडे। अब आंचल, अंकिता, ये दोनों को आंसर राइटिंग लिख कर आएंगे, ठीक है। तो तुम आंसर राइटिंग मुझे भेजना, मैं तुम्हें चेक करके भेज दूंगी। तो वीकली हम लोग सब बच्चों को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यो हम ऐसे करेंगे कि ए अल्फाबेट के जितने बच्चे हैं, ए से लेकर बी अल्फाबेट वाले बच्चे, पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आंसर तुम लिख कर लाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 2 अल्फाबेट वाले बच्चे कवर भी हो जाएंगे सारे, और तुम सबको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। यो मैम। लेकिन इसके चक्कर में वो बच्चा मेरे को बोल रहा था कि कह रहे हैं कि स्कूल की आप रिकॉर्डिंग लेक्चर ही देखो, मतलब यहाँ प्रैक्टिस मत करो। पर ऐसा प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि बोर्ड तो तुम्हारे नैरिगेस हो ही जाएंगे, लेकिन नीट नहीं हो पाएगा, है ना। बोर्ड तो मेरे को इतना ही पता है कि अगर तुम जनवरी से भी बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तब भी तुम्हारे हो जाएंगे ना बोर्ड तो। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैंने ना, उन्होंने अलग पढ़ाया, उल्टा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे बिल्ट हो जाएंगे। अब है उसको लिखने का तरीका। यार अगर तुम जनवरी और फरवरी भी करोगे तब भी तो तुम्हारे लिखने का तरीका सेट हो ही जाएगा। मैम एक तो मैम एक तो ये होता है ना क्या बेटा? मैम एक तो ये होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में कि फंक्शंस बहुत होते हैं जिसकी वजह से मैम पढ़ाई रह जाती है, और हमारे स्कूल में तो ऐसा होता है। बेटा फिर तुमको डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। यो ये यो ये इंडिविजुअल इंसान की डिसीजन है, ये मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मैं बस ये बोलूँगी प्रायोरिटी सेट कर लो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, कि तुमको 1 साल ये सब करना है अच्छे से, और उसके बाद तुम्हें 1 साल का ड्रॉप लेना है, तो फिर तो तुम करो जो तुम्हारा मन है, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि 12th खत्म हो और उसके बाद तुम सीधा कॉलेज जाओ, इन दैट केस देयर विल बी सेक्रीफाइसेस, ठीक है। सेक्रीफाइस तो आएंगे। दिस इज द रियलिटी। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी कि कुछ नहीं होता, कर ले हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो देख सच है ना। और भी बच्चे हैं जो अभी भी काउंसलिंग चल रही है उनकी, तो मैं देख के बता सकती हूँ। अभी करंट ट्रेंड पे हिमाचल में, सिर्फ हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हिमाचल के बच्चों के बैच की ही बात कर रही हूँ और किसी को कंपेयर ही नहीं कर रही। हर स्टेट वाइज ना एक अलग हिसाब किताब है, मैंने देखा है। तो अगर देख बेटा, अगर तू स्कूल से सीधा 1 साल का ड्रॉप ले रही है और फिर कॉलेज प्लान करनी है, तो फिर तेरा जो मन करे वो कर, ठीक है। फिर तो हमें कोई हरी नहीं है। अगर तेरा स्कूल है और स्कूल के बाद यू वांट कि यू गो टू कॉलेज, जैसे सितंबर 1 से इस साल एमबीबीएस का सेशन स्टार्ट हुआ है, जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग हो गई है। तो इफ यू वांट स्कूल से कॉलेज जाना, कि इस टाइम आप अगले साल कॉलेज में होंगे, अभी सितंबर चल रहा है ना, तो आप लोग एमबीबीएस कॉलेज में होंगे, या बीडीएस या वेटनरी जो आप करना चाहते हो। अगर आप नर्सिंग भी करना चाहते हो तो आपको बीच में एक स्टेप आता है, एंट्रेंस को निकालना पड़ेगा। बेटा बीएससी नर्सिंग अच्छे कॉलेज से बीएससी के लिए भी आपको एंट्रेंस निकालना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अदरवाइज फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स के कॉलेजेस है, ये ऐसे कॉलेजेस है जिनका कोई स्कोप नहीं है, कि उनमें एक्सपोजर नहीं है, तो ऐसी जगह से पढ़ने का ना खासा फायदा नहीं होता। तो स्कूल और कॉलेज से अगर सीधा जाते हो जंप करना, तो एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं वीक में 6 डेज की जगह मैं 5 डेज स्कूल जाऊँ। डेफिनेटली कोई स्कूल वाले हैप्पी तो होंगे नहीं, ये तो फैक्ट ही है, क्यों हैप्पी होंगे ना, और उनके क्लास में कम आ रही हूँ। लेकिन अगर मेरे को बीच में एक दिन मिल रहा है, 1 डे ये मिल रहा है, और एक मुझे संडे मिल रहा है, तो मेरे पास 2 दिन है। तो उन 2 दिनों में मैं काफ़ी सारी चीज़ें खींच सकती हूँ। उन 2 दिनों में मैं स्कूल और ट्यूशन का बायो का सिलेबस एक साथ ला सकती हूँ एक्स्ट्रा पढ़ के। और 2 दिनों में मे बी मेरी फिजिक्स वीक है, मैं फिजिक्स पे काम कर सकती हूँ, केमिस्ट्री पे। तो डिसाइड तुमको करना पड़ेगा तुम क्या सेक्रीफाइस करोगे। मुझे पता है कि फंक्शन है,
स्कूल में, और मैं उसको स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि फंक्शन के दिन नहीं जाओगे तो टीचर्स ही बोलेंगी। कुछ फंक्शन लगाने जरूरी ही है, ठीक है, कुछ तो तुम भी करोगे, ऐसा नहीं है सारे स्किप कर दोगे, लेकिन तुमको पता है जन्माष्टमी का है, उस दिन अगर मैं मिस भी कर दूंगी तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तो वो फंक्शन मिस करके तो वो दिन एक यूटिलाइज कर सकती है। तो इट इज अबाउट प्रायोरिटी। तो तुम पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लो, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको ए वाले पे जाना है या बी वाले पे जाना है, सबका अलग हो सकता है ना। मैं जबरदस्ती तो बोलूँ तुम एमबीबीएस करो, लेकिन एक बच्चे का डिसाइडेड है उसको फार्मेसी में जाना है, तो उसको फार्मेसी में जाना, तो उसको इतने हेसल की जरूरत नहीं है ना, वो कह रही है कि मैंने कर लेना है। तो सबकी प्रायोरिटी है, तो पहले आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। क्लास में कैसे चलेगी, मैं क्लास में नीट की ही कराऊंगी, मैं तुमको नीट के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप बाकी सारे ऑल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है मेडिकल में जो 12th के बाद होता है मेडिकल फील्ड के लिए जिसमें ये सिलेबस ना आता हो। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम है ना। जो इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट, क्योंकि आपने नीट का प्रिपेयर कर लिया, आपने इंडिया के सारे मेडिकल एंट्रेंसेस का प्रिपरेशन कर लिया 12th के बाद, है ना। इसलिए मैं तो नीट ही फोकस करूंगी। मैं वो ये एज्यूम करती हूँ कि सब इसी के बेसिस पे निकल जाएंगे पेपर। तो आप प्रायोरिटी खुद की सेट कर लो कि आपको किस में कौन क्या बनना है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी रहेगा, और इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जजमेंट नहीं है। कोई बच्चा बोले कि मेरे को मैम बीएससी मेडिकल करनी है, आगे जाके मेरे को टीचिंग में जाना है, तो इसमें कोई जजमेंट नहीं है कि अरे तुम डॉक्टर नहीं बन रहे टीचर बन रहे हो, अरे तुम्हारी चॉइस है यार, तुम्हारी जिंदगी है। तो हो सकता है तुम इंडिया के क्या दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर बन जाओ, यू नेवर नो, है ना। शायद इतने अच्छे डॉक्टर ना बन पाते, तो तुम्हारी डिसीजन बिल्कुल सही है। तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, उस हिसाब से मैं मदद कर देती हूँ। तुम्हें बोर्ड्स में प्रॉब्लम है, चलो बोर्ड सबके आने हैं ना, तो मैं ये कर सकती हूँ, सबसे ज्यादा बायो में लिखना होता है, मैं तुमको प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। हर सैटरडे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दिखा सकती हूँ कैसे लिखते हैं। आई थिंक एक बार हमने किया भी है पीछे, जहाँ तक मुझे याद है, किया था क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, शायद स्टार्टिंग में किया था जब तुम नए नए आए थे। अच्छा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, बच्चों ने दिया। बोर्ड में जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट आता है लिखने को, तो जितना मैम हमें मतलब समझाया गया अगर उस हिसाब से लिखें तब भी ठीक मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, या फिर जैसा मतलब बुक में दिया गया हो वैसा ही लिखे तभी मिलेंगे ये लाइक आपको स्कूल वाले से टीचर से पूछना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं ना। नहीं मैम, बोर्ड्स के पेपर तो और स्कूलों में होता है चेक। हाँ, बोर्ड्स में कौन से एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन कह रही है बेटा। मैम जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आ जाए, चाहे हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट आ जाए, चाहे मिलर एंड यूरे वाला आ जाए। नहीं नहीं, फिर तुम अपने हिसाब से लिखते हो, योर चॉइस। लेकिन नंबर उसको मिलते हैं जो साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं एक्सपेरिमेंट आ गया तुमको मिलर का, है ना, तो अगर मिलर का एक्सपेरिमेंट आया है और तुमने मेंशन नहीं किया उसने गैसेस कौन सी यूज करी थी, उसकी कंडीशन क्या थी, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, अगर तुम ये पॉइंट्स नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर लिखते हो तो नंबर मिलेंगे। तो कहते हैं आंसर राइटिंग की टेक्निक। तो मैं तुमको टेक्निक्स की प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। बायो में क्वालिटी से मार्क्स मिलते हैं या क्वांटिटी से? बायो में मैम क्वालिटी से मार्क्स मिलते हैं या क्वांटिटी से? क्वालिटी से क्वांटिटी तो आर्ट्स में देखी जाती है बेटा। मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर। पॉइंट टू पॉइंट आंसर, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, तो उसमें क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, क्वालिटी देखी जाती है आंसर की। मैम अगर और कोई हाँ बोलो। 4 नंबर का हो ना मैम, अगर कोई क्वेश्चन और उसकी अगर 3 ही लाइनें हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर, तो तभी भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? क्वेश्चन बता। मैम कोई भी बड़ा सा। डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे, मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन, तूने 3 लाइन में सिर्फ डेफिनेशन लिख दी तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक यस है, मैम। क्योंकि वो बोरिंग हो गया। लेकिन तूने एक लाइन में लिखी डेफिनेशन, एक लाइन में लिखा एग्जाम्पल, एक लाइन में तूने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल, और एंड कर दिया आंसर अपने कंक्लूजन से, अब मिल जाएंगे। लिखी यहाँ पर भी तूने कितनी लाइन, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन ये 4 लाइनें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब देखो 4 में से 4 मिल सकते हैं, यो मैम। ठीक है। इट इज द वे ऑफ राइटिंग आंसर। एक और बच्चा पीछे बोल रहा था, बोलो बेटा। मैम मैं बोल रही थी कि मतलब जैसे होता है ना कि पेपर्स में मैम मेरे टीचर्स तो मुझे यही बोलते हैं कि आप पढ़ने में ठीक हो, बस आपको पेपर करने का ढंग नहीं आता, सब कुछ होता है
बट मैम जैसे मैं इकट्ठा ही लिख देती हूँ तो मैम बोलते हैं कि एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, मतलब पेपर करने का भी ढंग होता है, तो मैम वो समझा देना मुझे। हाँ, अपने स्कूल वाले मैम से भी पूछना, क्योंकि स्कूल के पेपर तो स्कूल के टीचर चेक करते हैं ना। तो पहले तो जो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स हैं उनसे पूछो वो कैसे आंसर चाहते हैं। देयर आर टीचर्स हु वांट आंसर इन लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है। देयर आर टीचर हु वांट आंसर कि आप हेडिंग लिखो और हेडिंग को अंडरलाइन करो, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव लिखा है। सो देयर आर टीचर हु वांट कि तुम ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, फिर डेफिनेशन लिखो। देयर विल बी टीचर जो कहते हैं ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हेडिंग लिखो और लिख दो। कुछ टीचर है जो कहेंगे हेडिंग लिखो और नीचे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखो। तो तुम पहले तो अपने टीचर से पूछो आंसर राइटिंग उनको कैसी चाहिए। तो जो पेपर मिलता है तुम्हें, तुमसे पूछ के जाओ कि मैम इसको और कैसे अच्छे से लिख सकती हूँ। पहले तो टीचर इंप्रेस हो जाएंगे कि तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि इसको ठीक से किया जा सकता है। फिर वो जो बोलेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे स्कूल में नंबर उसी के मिलेंगे। अब रहा तीसरा सवाल, बोर्ड्स में क्या चलेगा। तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हें आंसर राइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। यो मैम। लेकिन स्कूल में नहीं करा पाऊंगी, स्कूल की तुम्हारे स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, तो आस्क योर टीचर, ठीक है। मैम मैक्सिमम टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर उसके 5 पार्ट है ना, तो अगर एक पार्ट हो गया तो एक लाइन छोड़ दो फिर दूसरा करो, और जब वो 5 पार्ट पूरे खत्म हो जाते हैं तब 2 लाइनें छोड़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ, तो ये वाली पॉइंट लिख ले कि तेरे बायो के टीचर ने ये बोला था कि ऐसे करना है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना फिर। और बोलते हैं कि कई बार टीचर्स कैसे होते हैं, कईयों का नेचर कैसा होता है, अगर कोई गलती हो गई हो ना बीच में, तो उसको ऐसे बार बार कटिंग नहीं करना, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देना ना, फिर पेपर में मतलब हाईलाइट नहीं होती गलतियां, दूर से अच्छा दिखता है पेपर। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ये करते हैं, मैंने रीड के स्पेलिंग गलत लिख दिए तो मैं उसको ऐसे 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 कर दूंगी, तो वो ना दूर से देखने में पेपर गंदा लगता है। तो टीचर्स रिकमेंड ये करते हैं कि आप सीधा लाइन काट दो, एक लाइन में काट दो, बहुत है, आगे सही स्पेलिंग लिख दो, ठीक है। लेकिन एक लाइन को एक बार में काटो तो वो साफ लगता है पेपर। तो ये वाले पॉइंट्स नोट कर लिया करो, अच्छा तो बोल रहे हैं वो। देखो ना मैं ऐसे ऐसे काट दूं कैसे लगेगा अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव रीड करने में, सोचो कितना गंदा लग रहा है। यो मैम। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे काटूं तो इट इज मच बेटर ना। हाँ मैम बोलते हैं कि छोटा सा क्रॉस देखने वाले को पता लग जाता है, फिर ऐसे सुंदर लगता है पेपर। अदरवाइज कई बार टीचर का मूड अच्छा नहीं हो तो वो सारे मार्क्स काट देगा और उनको कोई बोल भी नहीं सकता ना फिर। हाँ, वही ना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे ही होता है। तो ये एडवाइस लिया करो, ठीक है। यो मैम। तो आज का हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम कर रहे थे, तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ए बाय डी फैक्टर्स कवर हो जाए, और उसके लिए रिस्पॉन्स का एक चार्ट होता है ऐसे करके, ठीक है। हम आज कोशिश करेंगे ये वाला चार्ट हम लोग कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो कितना पेपर आता है इससे, एबायोटिक फैक्टर से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का, और इस वाले से रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, इससे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन आपको पता है अगर मैच द कॉलम आ गया तो फिर तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक एक मार्क, एक एक क्वेश्चन तो इन पार्ट से आता है, ठीक है। अनुराधा, बोलो अनुराधा, डाउट है? नहीं, ठीक है। ये पेज निकालो एनसीईआरटी का, हम यहाँ पहुंचे थे ना। हमने ज्यादा तो किया नहीं था, पिछली बार तुमने डिस्कशन ही करा था कि कैसे पढ़ना है पूरे महीने। तो मेरे को बताओ, एक बच्चा मुझे बता लो इकोलॉजी होता क्या है। तान्या। Ma'am, the interaction between organism and environment. ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, क्या ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन भी कंसीडर किया जाता है? देख, ये चार्ट बनाया था आपने ऐसे, यो मैम। हमने बनाया था इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का, और इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, ऐसे बनाया था। यो मैम। बेटा मैंने ये भी तो बनाया था ना, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तुम मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम एक डॉग से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर तुम अपने घर में प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल, तो दीवारों के कॉर्नर पे जाले लग जाते हैं, यो मैम। उन जालों पे मकड़ियाँ रहती है। मैम। तो तुमने किसका घर बना दिया, मकड़ी का ना। इंटरेक्शन हुआ ना तुम्हारे और उसके बीच में, हुआ ना। तो इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। अमंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन करता है, एक इंटरेक्शन ये होती है, और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट,
दूसरी इंटरेक्शन ये होती है, दैट इज एबायोटिक एनवायरनमेंट। समझ आई? यो मैम। इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है जी, लिख लिया? यो मैम। अब इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी की स्टडी ना या तो हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे करते हैं कि एक शिल्पी है, पॉपुलेशन लेवल पे करते हैं कि ग्रुप ऑफ मेडिकल एस्पायरिंग स्टूडेंट है, गर्ल्स का ग्रुप है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि तुम। एक हम कम्युनिटी में बढ़ते हैं कि यार एक कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे पास मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी है और हमारे पास इंसान पेशेंट भी है, एनिमल पेशेंट भी है, तो हम सब टुगेदर एक कम्युनिटी है। एंड बायो में एक बहुत बड़ा लेवल होता है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ोगे इकोलॉजी। ठीक है? या तो आप किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करोगे टाइम टू टाइम, या फिर आप पॉपुलेशन की बात करोगे। एंड पॉपुलेशन इज व्हाट? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। प्रिया? हाँ प्रिया बोलो। मैम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। बेटा ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कहाँ से आ गया? सॉरी, ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद इन अ गिवन एरिया। विद इन अ गिवन एरिया। क्या ये एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकती है? यस, कैन इंटरब्रीड कर सकती है, कर सकती है। लड़कियों की पॉपुलेशन है, हम एक ही स्पीशीज से है ना, लड़कियों की पॉपुलेशन हम एक ही स्पीशीज से है ना, ह्यूमन की। डॉग की पॉपुलेशन है वो एक ही स्पीशीज, इंटरब्रीड कर सकती है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन में पूछता है वो इंटरब्रीडिंग है या नहीं। क्लियर है? यो मैम। आ जाओ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट पे। देखो बहुत बोरिंग सी लाइन होने वाली है, ध्यान से सुनना। पेंसिल रखो अपने बुक पे और मेरी बात सुनो कान लगा के, क्योंकि स्क्रीन पे और कुछ नहीं लगा रहा। Ecology at the organismic level is essentially psychology, ecology, physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. वो क्या बोल रहा है इस अजीब सी लाइन में? वो ये बोल रहा है कि अगर मैं इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करता हूँ, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं, तब मैं इकोलॉजी को पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ूंगी क्या उस ऑर्गेनिज्म में? यार ऑर्गेनिज्म में तो बहुत कुछ होता है। मैं बोल रही हूँ डॉग है, डॉग तो खाना भी खाता है, वो सोता भी है, वो फाइट भी कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इकोलॉजी में क्या पढ़ोगे, किससे ध्यान दोगे? तो कह रहे हैं कि हम ना जनरली ध्यान देते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, हम इस पे ध्यान देते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपके शरीर में होने वाले प्रोसेस, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज फिजियोलॉजी। हम पढ़ते हैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th में। यो मैम। यो मैम। जब इकोलॉजी को आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ोगे तो आपने क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजी कि उस ऑर्गेनिज्म की, लिख लो इसे ऐसे ही, उस ऑर्गेनिज्म की के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे है, ब्रैकेट में लिख लो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम ये समझना चाहते हैं कि दूसरा चीज हम ये ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, जो ह्यूमन है, एक रह रहे हैं अंटार्कटिका में, एक रह रहे हैं दिल्ली में। कितना इन्वायरमेंट का फर्क है ना, दोनों रह रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ जो लायन है, लायन उसमें रहता है फॉरेस्ट में, है ना, लेकिन जो फिशेज है वो वाटर में रहती है। कितना फर्क है ना। तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में कि मछली पानी में रह पा रही है और लायन फॉरेस्ट में रह पा रहा है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, हम ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्यों रह रहे हैं। अब मछली पानी में क्यों रह पाती है, क्या होता है उसके पास? मैम गिल्स। यस, राइट। तो ये चीज हम पढ़ेंगे कि यार हाँ भाई क्या, क्यों रह पाते हैं। एंड हम ये नहीं देखना चाहते कि फिशेज वहाँ सर्वाइव क्यों कर रही है, पर हम रिप्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे रिप्रोडक्शन, क्योंकि नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है। तो हम कह रहे हैं मछली पानी में क्यों रह रही है भाई, उसके पास गिल्स है। और वहाँ सर्वाइव क्यों कर पा रही है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर पा रही है ना। रिप्रोड्यूस कर पा रही है तो नई पॉपुलेशन आ रही है, तभी तो पानी में मछलियां है। समझ आई थोड़ा सा? यो मैम। 3 बातों की बात सच करते हैं, ठीक है। नाउ ये कह रहा है, अच्छा धरती की बात करते हैं हम। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के साथ सीन क्या है देखो।
अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो बड़ी छोटी सी बात है, हमारा जो अर्थ है उसको सर्कल बना लेते हैं, है ना, ये सर्कुलर से बनाते हैं हम लोग। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो आप इतना तो देखते ही हो कि एक सन होता है ना, सर से डिस्टेंस पे अर्थ। अभी हमारी स्पेसशिप गई है सन की तरफ, उसके टेम्परेचर को नोट करने के लिए, पता है आपको? यस मैम। देख बेटा, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ क्या करती है, अर्थ करती है रोटेट एंड रिवॉल्व। रिवॉल्व और रोटेट का फर्क क्या है यहाँ पे? मैम रोटेट मतलब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगी वो। हाँ और रिवॉल्व का मतलब सन के अराउंड रोटेट हाँ करना। हाँ, तो ये अराउंड सन है, जिसको नहीं पता लिख लो, ठीक है, मेरे को नहीं पता तुम्हारी कितनी ज्योग्राफी है, तुम लिख लो। रोटेट मतलब इट्स ऑन एक्सिस, कायदे से एक्सिस थोड़ी टिल्टेड होती है, ऐसे इस एक्सिस में घूम रही है अर्थ, ठीक है, लेकिन चलो अपने को इतनी डिटेल में जाना तो था नहीं, तो मैं ये एक्सिस वाला पॉइंट आप लिख लो चाहे कि इस एक्सिस पे ही घूम रही है, पर ये मैं मिटा रही हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमें क्या जानना है, सूरज सामने है, सूरज की जो सीधी किरण है वो बिल्कुल स्ट्रेट कहाँ पड़ती है, कितने रीजन में पड़ती है, हम कहते हैं इतने रीजन पे सीधी किरणें पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये जो रीजन जहाँ पर सीधी सीधी सन की किरणें पड़ती है, आप उसको क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर इज ए रीजन जहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, ऐसा नहीं ऊपर वाले में नहीं पड़ रही ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पे अब लो इंटेंसिटी तक पहुंच पाती है, ठीक है, कम पहुंच पाती है, और बिल्कुल कॉर्नर्स में तो ऑलमोस्ट पहुंच नहीं पाती है, बहुत ही कम पहुंचती है। तो अगर सेंटर इक्वेटर है तो जो बिल्कुल कॉर्नर वाला रीजन है, आप उसको क्या बुलाते हैं? पोल्स। पोल्स। पोल्स, पोल्स, यस। सो दीज आर द पोल्स, ठीक है। तो एक होता है इक्वेटर, एक होता है पोल्स, पहले ये दो बातें क्लियर। यो मैम। हाँ नु बोलो, कितना लिख लिया? यो मैम। ये कहते हैं ना कि कभी हमारे यहाँ गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, बारिश आती है, कैसे डिसाइड होता है ये सब? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और रोटेट कर रही है ना सन के आसपास, इस वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएशन आते हैं, ठीक है। सन से जो एरिया दूर है वहाँ ठंडी होगी, जो सन के पास आ गया है वहाँ गर्मी होगी, राइट। जहाँ पे बहुत गर्मी होगी वहाँ पे पानी की इवेपोरेशन होगी, बादल बनेंगे, तो उसके बाद बारिशें आएंगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि ये अर्थ हमारी कैसे घूम रही है। तो देखो, अगर मैंने कहा था सेंटर में इक्वेटर है, तो जो इक्वेटर है, अब अर्थ थोड़ा मैंने टेढ़ा बना दिया, ध्यान से देखना, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट फॉल करती है, उस रीजन को अपन क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। यस मैम। तो ट्रॉपिकल रीजन की खास बात क्या है, यहाँ लिख लो, रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत जगह मदद करेगा पूरी इकोलॉजी में। अब जो ट्रॉपिकल के नेक्स्ट होते हैं, जहाँ पे सनलाइट पड़ती है पर ट्रॉपिकल के जितनी नहीं पड़ती, उन रीजन्स को हम क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है। देखो, सनलाइट यहाँ पड़ती है, ट्रॉपिकल से कम पड़ती है, लेकिन पोलर रीजन से ज्यादा पड़ती है, ये बात क्लियर है। यो मैम। लास्ट के जो रीजन बचे हमारे कॉर्नर पे, दीज आर नोन एज पोलर। पोल्स। सनलाइट सबसे कम पड़ती है, दे आर द कोल्डेस्ट, यो मैम। है ना। अच्छा, अब देखो, दो कॉन्सेप्ट इतना बना लिया आप लोगों ने। यो मैम। देखो, अब मुझे देखो, ध्यान से सुनना इस बात को, आंसर तुम करेंगे। अगर एक रीजन ट्रॉपिकल है तो वहां पे सनलाइट कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर वहां पे सनलाइट मैक्सिमम है तो इवेपोरेशन भी मैक्सिमम होगी, यो पानी भाप बन के उड़ेगा, मैक्सिमम पानी भाप बन के उड़ेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, रेनफॉल मैक्सिमम होगी, यो मैम। यस है ना। मैम। तो ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे सनलाइट भी बढ़िया मिल रही है, रेनफॉल भी बढ़िया मिल रही है, तो बताओ यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होगी ऑर्गेनिज्म की, वो ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, मतलब कि अगर ट्रॉपिकल में आपको 100 लेट्स से 50 तरीके के मैंगो ट्रीज मिल रहे हैं ना, तो शायद टेम्परेट में एक या दो मिलेंगे,
ये डाइवर्सिटी का फर्क है। अगर आपको ट्रॉपिकल में 10,000 वैरायटी ऑफ आंट्स मिल रही है ना, तो शायद टेम्परेट में 100-200 वैरायटी मिलती होगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में है। अब आप ऊपर जाओगे तो हमेशा डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना के, क्योंकि क्वेश्चन ना इसी से निकलेंगे नीट के। मैं लिख देती हूँ पोलर, मैं लिख देती हूँ ट्रॉपिकल, मैं लिख देती हूँ टेम्परेट। अपना ना नेक्स्ट पेज खोलो, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। सबसे ऊपर पोलर, उसके नीचे लिखते हैं टेम्परेट, उसके नीचे लिखते हैं ट्रॉपिकल। तो इसके सामने हम लोग अपने चीट वाले वो बना लेते हैं नोट्स कि सबसे पहले अगर मैं ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, पहला पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, सनलाइट डिक्रीज, डिक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं हाँ जी बोलो। फिर तो ये एरो नीचे तरफ होना चाहिए। मैम फिर ये वाला एरो नीचे की तरफ जो ही मैं होना डिक्रीज चाहिए। बोल रही हूँ ना, मैंने वो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है। वो एरो आपको ये बता रहा है कि हम ट्रॉपिकल से पोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस शोज मूवमेंट। ओके, और जो डिक्रीज है वो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट में। क्लियर है? यो मैम। क्वेश्चन अच्छा था उसका, क्वेश्चन अच्छा पूछ रही थी वो, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ। तो ये वाला एरो आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ओके, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है? टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, है ना? गुड। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ ट्रॉपिकल से पोलर की तरफ, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे डिक्रीज? डिक्रीज। हाँ, डाइवर्सिटी भी कम होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी कम हो रहे हैं। देखा है ना आपने, पोलर रीजन्स में इतने तरीके के कहाँ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लिमिटेड रह पाते हैं, इंसान भी कहाँ वहाँ रह पाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना? राइट। और अगर मैं सीजनल वेरिएशन की बात करूँ तो मैक्सिमम सीजनल वेरिएशन आपको कहाँ दिखेगी? आपको यहाँ दिखेगी मैक्सिमम। ट्रॉपिकल में। हाँ, सीजनल वेरिएशंस, जैसे कि 4 सीजनल वेरिएशन आपको यहाँ दिख जाती है। अब बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पोलर। देखो, स्टेबल वो है, नहीं, स्टेबल वो नहीं है, सुनो, स्टेबल वो नहीं है जहाँ पे वेरिएशन कम है। स्टेबल वो है जहाँ पे वेरिएशन प्रेडिक्टेबल है। मतलब मेरे को पता है कि 4 सीजन आने हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ठीक है, समर गर्मी, विंटर ठंडी, ऑटम पतझड़, स्प्रिंग जब फूल लगते हैं। ये मुझे पता है, एक साल में एक बार आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर ये पैटर्न रिपीट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर ये पैटर्न रिपीट हो रहा। जब ज्यादा वेरिएशन नहीं आती है ना किसी के इन्वायरमेंट में, जब ज्यादा वेरिएशन, मैं वेरिएशन की बात करी इन्वायरमेंट में, तो जब ज्यादा वेरिएशन इन्वायरमेंट में नहीं आती वो चीज स्टेबल होती है। समझ आई? यो मैम। अब पोलर रीजन्स क्या क्या है, मौसम की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत वियर्ड है। तो उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल्स आर द मोर स्टेबल। ठीक है, तो मैं से बोलूंगी मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास इतने ऑर्गेनिज्म है इसको स्टेबल रखने के लिए भी। पोलर रीजन्स के वहाँ पे वेरिएशन बहुत ड्रास्टिक होती है, तो वहाँ पे कुछ चेंज होगा ना तो उनकी पॉपुलेशन इधर एक्सटेंड हो जाएगी। हमारे यहाँ पे तो फिर भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है ज्यादा, तो ट्रॉपिकल्स मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू पोलर। ठीक है, यो मैम। डन। ये मैं अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करो, इसी क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनना। You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct season. इस स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन दे सकता है। वो कह रहा है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी सुना होगा कि जो अर्थ है वो सूरज के आसपास घूमता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। यो मैम। तो अर्थ पे जो आपको सीजनल वेरिएशन आ रही है, ठीक है, हर आपके जो नए सीजन आते हैं, और एनुअल वेरिएशन का मतलब, एनुअल का मतलब होता है पर ईयर, हर साल। हर साल मौसम में आता है ना, गर्मी, सर्दी, पतझड़, स्प्रिंग। तो ये क्यों आती है, इसके इसने 2 रीजन दिए, नीचे लिख लो।
टू रीजन, आप कोने में लिख लो एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में लिख लो। इसने 2 रीजंस मेंशन करे। ये कह रहा है एक तो है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से आपको ये वेरिएशन दिखते हैं कि कहीं कहीं ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे ज्यादा टाइम तक लाइट गिर रही है, किस रीजन में नहीं दिखती है। जैसे इस पिक्चर में देख लो, जो सन की तरफ है इस टाइम, ये वाला रीजन है, इनको अच्छी लाइट मिल रही है, पीछे वालों में तो अंधेरा है ना। यो मैम। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, कौन से सनराइज गिर रही है कितनी देर के लिए, वो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट सीजन आते हैं, ये बात इन्होंने बोली। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। बायोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इतने बड़े एरियाज है जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। ठीक है, वो होते बड़े बड़े बायोम। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएशन होती है, प्लस आप एनुअल वेरिएशन कर लो। एनुअल वेरिएशन का मतलब है जैसे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश होना या बर्फ गिरना या फिर ओले पड़ना, ये सब कुछ प्रेसिपिटेशन है। तो क्वेश्चन आया था नीट का कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सिर्फ रेन? तो रेन नहीं होता सिर्फ, स्नो इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पानी तो होता है, नीचे आते आते बर्फ बन जाता है। बादलों ने तो पानी फेंका था, बर्फ थोड़ी फेंकी थी। वैसे ही बादलों से पानी गिरता है, नीचे आकर थोड़ा जमता है, ढंग से नहीं जमता, तो तब ओले पड़ते हैं हमें। तो यही होता है ना। तो कुछ भी आसमान से गिर रहा है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ये याद रहेगा, अंडरलाइन कर लो। मैम। अब ये उन्हीं बायोम्स की बात कर रहे हैं। अब इस पिक्चर में जब भी आप कोई चार्ट देखते हो, ग्राफ, उसमें सबसे पहले को क्या अंडरलाइन करते हो? सबसे पहले क्या देखना है ट्रॉपिकल। बेटा? सबसे पहले जब भी कोई चार्ट आता है एक्स एंड वाई एक्सिस का, तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? एक्सिस। एक्सिस और वाई एक्सिस। हम सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस कह रही है मीन एनुअल वेरिएशन, मतलब मीन मतलब एक मीन वैल्यू निकाल ली, सेंट्रल वैल्यू। मेरे पास 10 वैल्यू थी, मैंने उसकी एक सेंट्रल वैल्यू निकाली। तो मीन वैल्यू है एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब हर साल कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है। प्रेसिपिटेशन का मतलब हो सकता है स्नो, हो सकता है रेन। एनसीईआरटी इन दोनों को मेंशन करती है, अपन इन दोनों को लेंगे। तो एक्स एक्सिस हमें ये बताती है कितनी प्रेसिपिटेशन है, मतलब 50 प्रेसिपिटेशन है सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बारिश हुई थी किसी एरिया में, और एक एरिया में 350 सेंटीमीटर है, तो बारिश कहाँ ज्यादा हुई है? मैम बोला क्या आपने? प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है ना, तो एक एरिया में 50 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हुई है और एक एरिया में 350 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हुई है। तो किस में प्रेसिपिटेशन ज्यादा हुई? 350 सेंटीमीटर। हाँ, ये समझ आ गया ना, वैल्यू राइट साइड इंक्रीज हो रही है। यो 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 मैम। मैम। अब आप इधर आओ, ये है जीरो, जीरो पे कुछ नहीं लिखा। टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है -15 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल जाते हैं हम, यानी कि नेगेटिव में हो रहा है। जीरो तक आपको पता है जो भी है वो बर्फ है ना, स्नो है। जीरो से ऊपर हम जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर पड़ रही होगी रेन, बीच बीच में ओले भी पड़ रहे होंगे, है ना। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब ये कह रहे हैं आप बताओ कौन से टेम्परेचर में कौन लाई करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन में। बेटा चार्ट देख के नहीं बताना, अपने दिमाग से बता। मैम अपने से ही बोला, ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि मैम वहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी। सनलाइट पड़ती है। हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ये कह रहे हो आप? यो यो मैम। मैम। ये मेरा ट्रॉपिकल रीजन है, पीछे जाती हूँ मैं। ट्रॉपिकल रीजन से ज्यादा कहीं गर्मी पड़ दिख रही है? नो मैम। बेटा ध्यान से चार्ट देख, यस मैम। यो मैम। इस वैल्यू को पीछे लेके जाएगी तो ये ऊपर दिख रहा है, यो मैम। ग्रासलैंड। बेटा मैंने कहा था ट्रॉपिकल में ग्रासलैंड, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल रहे हैं, ट्रॉपिक्स में मिलने वाले फॉरेस्ट, ये टेम्परेट में मिलने वाले फॉरेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये रहा आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। तो देखो, जब आपने अर्थ देखा था, तो अर्थ में ये जो रीजन था ना, पोलर रीजन, एक होता है अपने पास आर्कटिक, ओके, एक होता है हमारा एंटार्क्टिका। सुना है? यो मैम। आर्कटिक इज एन ओशियन, तो यहाँ पर क्या रहता है? वाटर रहता है, परमाफ्रॉस्ट रहता है, ऊपर बड़ा जमा हुआ पानी, नीचे पानी, मतलब ऊपर बर्फ की सिल्ली, नीचे पानी, वो आर्कटिक है। एंटार्क्टिका है जहाँ पे ज्यादा स्नो रहता है।
ठीक है, स्नो के आसपास पानी होते हैं। ये अंटार्कटिका वही पेंगुइन वाला रीजन। तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिका तो वो होंगे जिसमें सबसे कम टेम्परेचर है, ये तो क्लियर है मैं। यो यो मैम इसलिए माइनस में जो वैल्यू आ रही है ना -10 डिग्री, वो आप ये भरोगे आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ये क्लियर है सबको? अल्पाइन टुंड्रास, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रास यहाँ थे। अब आती है सबसे ज्यादा गर्मी का है। तो हम बचपन से तो ये देख रहे हैं ना कि जो डेजर्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है यो मैम ना। होते ही इक्वेटर के पास ही है, तभी गर्मी हो रही है, बात तुम्हारी ठीक है। लेकिन डेजर्ट की खास बात क्या है कि उसकी जो मिट्टी होती है ना, वो दिन में गर्मी ऑब्जर्व करती है, इस वजह से बहुत गर्मी होती है। लेकिन बाद में ना जब रात होती है तो वो सारी हीट छोड़ भी देती है, तो रात को ठंड भी बहुत होती है। जितना डेजर्ट में सुबह गर्मी होती है ना, उतनी रात को ठंड होती है, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। लेकिन जो ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस होती है, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, छाया नहीं होती, तो बेटा ये जितनी दिन भर धूप लेते हैं ना, उतनी गर्मी इनकी यहाँ पर हीट स्टोर हो जाती है। तो ये दिन में भी गर्म होते हैं और ये रात को भी गर्म होते हैं। तो कौन सा ज्यादा गर्म हुआ, डेजर्ट या ग्रासलैंड। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा ग्रासलैंड्स में। ये बात क्लियर है? यो मैम तो या मैक्सिमम टेम्परेचर ये। उसके बाद आप आओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, देखो ग्रासलैंड से तो गर्म होंगे। ग्रासलैंड में ज्यादा गर्मी होगी, समझ आया? यो मैम उसके बाद आता है सेकंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्योंकि उन पे अच्छी सनलाइट पड़ रही है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ आया? मैम ये वाला कि ग्रासलैंड से तो गर्म क्यों होंगे? बता रही ये डेजर्ट दिख रहा है तुझे यो मैम बेटा? जब मैम गर्मी पड़ती है ना, तो ये मिट्टी ना सारी गर्मी होल्ड कर लेती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो दिन में बहुत गर्मी। लेकिन जब रात होती है ना, ये सारी हीट छोड़ देती है, तो रात को ये मौसम ठंडा हो जाता है। तो दिन में जितनी गर्मी होती है ना, रात को उतनी ठंड होती है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में उन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया ना, दिन में गर्मी, रात को ठंडी। लेकिन ग्रासलैंड देख, यहाँ ग्रासलैंड में क्या है, बड़े बड़े पेड़ तो होते नहीं है, ये तो सूखा पड़ा है। ठीक है, ग्रासलैंड में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, सिर्फ ग्रासेस होती है। तो दिन में जितनी गर्मी धूप की इस पे पड़ती है ना, इसकी मिट्टी में उतनी होल्ड हो जाती है। रात को ये ठंडा नहीं होता। जैसे जो सैंड होती है ना, वो तो रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को बाहर, लेकिन ग्रासलैंड रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता। तो ये दिन में भी गर्म, ये रात में भी गर्म। तो ओवरऑल टेम्परेचर किसका इंक्रीज हुआ, डेजर्ट का या ग्रासलैंड का? ग्रासलैंड इसलिए ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्लियर? यो मैम फिर आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है ना, वो इतने, मैं आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की शक्ल दिखा देती हूँ। अभी मेघालय गई थी जब, तो वहां मैंने ट्रैकिंग करी थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, नीचे जाके। ये दिख रही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेटा यहाँ इतने पेड़ थे, ये इतने पेड़ थे ना कि यहाँ पर जो भी गर्मी होती है ना पेड़ों की, वो ऊपर जा ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ बहुत गर्मी थी। तो मेरे को याद है, मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स पहन के गई थी, और टी शर्ट पूरी भीग गई थी, जैसे बारिश होती है ना वैसे भीग गई थी पसीने से। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की दिक्कत क्या है कि ये इनमें इतनी हीट स्टोर हो जाती है ना कि अंदर गर्मी बहुत हो जाती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफी गर्म रहते हैं, देख रहे हो, ऐसे ही दिखते हैं रियलिटी में ये। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रासलैंड में, पहला मैं लिखूंगी टेम्परेचर के मैं साइड में लिख लेती हूँ, कंफ्यूजन है तो। सबसे पहले ग्रासलैंड, यो सेकंड पे अपन लिखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर थर्ड में पाएंगे डेजर्ट में, जो हमने सब बचपन से पढ़ा कि डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें दो चीजें याद करनी है। देखो ट्रॉपिक के पीछे जब मैंने तुम्हें अर्थ बनाई थी, ये ऐसे याद करो, ये था अगर ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिक के बाद कौन सा रीजन आता था? मैम टेम्परेट। हाँ, तो बेटा याद रखना, इस चार्ट में टॉपिक के नीचे वाला जो गोलू है वो टेम्परेट है, याद रह जाएगा। यो मैम मैम और टेम्परेट के बाद जो लास्ट गोलू है दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जहाँ पे कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं ना, वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पर टेम्परेचर याद रख लेना कि कैसे फिल करना है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो तुमसे साइड में पूछ लेंगे, जो मैंने ऐसे लिखा है, लास्ट में नीचे लिख देती हूँ टुंड्रास। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज,
डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं नीट में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, आपको इसे लेबल करने के लिए आना है। आ चुका है ये पीवाईक्यू में, देखना, या तो आपको लेबल करने के लिए आ सकता है, ठीक है, तो लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम। तो साइड में जो मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मैम ये दो क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन अभी तक मैंने तो नहीं देखा। डन। मैम कॉनिफेरस रीजन कैसे होता है? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे लिखा है आपने कॉनिफेरस, ये कैसे रीजन होता है? कॉनिफेरस रीजन टेम्परेचर कंपेयर करूँ तो टेम्परेचर थोड़ा इसमें कम टेम्परेचर होता है, कॉनिफेरस प्लांट होते हैं। दिखा देती हूँ किस तरीके के दिखते हैं, देखे ही होंगे आपने, थोड़ी हिमाचली साइड पे मिल जाते हैं। होते हैं ना अपने प्लांट होता है ऐसे वाले, देखो पाइन्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो वैसे वाले प्लांट मैम होते हैं। बोल बोल। और टुंड्राज रीजन? टुंड्रास जो बहुत ठंडे होते हैं, पोलर रीजन वाले। यो मैम। कंट्रास्ट फॉरेस्ट में जैसे ट्रीज होते हैं बट वो ट्रॉपिकल रीजन से कम हीट होती होगी वहां पे। हाँ बिल्कुल, देखो ट्रॉपिक में हीट तो 25 तक गई है, लेकिन कॉनिफेरस देखो कहीं कहीं पे जहाँ पे हिमाचल में बर्फ पड़ती है वो 0 चला गया ना, और जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है जैसे हो गया है वहां पे थोड़ा ज्यादा है ना। तो कैसे देखते हैं ना, जो वैल्यू है ना उसको वाई एक्सिस की तरफ पीछे एक्सट्रापोलेट कर लिया करो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। यो मैम। ओके चलो आगे। यो मैम ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट पे क्वेश्चन पता है कब से आ रहे हैं? जब मैं स्टूडेंट थी 12th ग्रेड में, तब से क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे चलते हैं। नाउ ध्यान से सुनना, ये तुमको ऑलरेडी पता है, मैं एक बार रीड कर रही हूँ। Regional and local variation within each biome lead to formation of a wide variety of habitat. जैसे रीजनल एंड लोकल वेरिएशन है, जैसे हिमाचल में अपनी वेरिएशन है, सर्दियां आती है तो बर्फ पड़ेगी वहां पे ना, एक्सट्रीम विंटर पे। स्प्रिंग में अच्छे से फूल आते हैं, ऑटम के टाइम पतझड़ रहता है। तो जब स्प्रिंग विंटर आता है तो एक तो विंटर होता है जब आपको नॉर्मल ठंडी है, रजाइयां निकल रही है, फिर एक विंटर आता है जब एक्सट्रीम विंटर होता है, बर्फ पड़ती है। तो कह रहे हैं रीजनल जो जो वेरिएशन आती है ना उसकी वजह से वहाँ पे हैबिटेट बनता है ना। हिमाचल का हैबिटेट है, वहाँ बर्फ पड़ती है क्योंकि उसकी रीजनल वेरिएशन कुछ वैसी है, राइट, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं धरती पे ना सिर्फ फेवरेबल एनवायरनमेंट जहाँ पे ठंडी गर्मी ठीक ठीक हो, सिर्फ लाइफ वहां नहीं होती, लाइफ वहां पर भी है जहाँ हार्श एनवायरनमेंट है, जैसे राजस्थान भयंकर गर्मी होती है वहां पे, लाइफ तो वहां भी एग्जिस्ट करती है ना। जो मेघालय के रेन सॉफ्ट फॉरेस्ट है, मेघालय में चलते रहो चलते चलते बारिश हो जाती है। हमारा ट्रैक था 12 घंटे लग गए थे हमें, हम अभी ट्रैक के लिए नीचे उतरे, विद इन 5 मिनट बारिश होगी। कोई लॉजिक नहीं था उस बारिश का, कहीं नहीं थी बारिश, इतनी जोर से बारिश हुई कि हमें किसी किसी के घर के आगे रुकना पड़ा। और वो बारिश हुई 15 मिनट, उसके बाद सडनली धूप निकल गई। अब सोचो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी तबीयत कितनी खराब हो सकती है ना, लेकिन उन लोगों की तबीयत नहीं खराब होती, क्यों? क्योंकि वो एरिया में लोग वैसे ढल गए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही वैसा है, एनिमल्स भी वैसे ही रहते हैं वहां पे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी लोग रहते हैं, नो डाउट, लाइक जैसे हाईएस्ट माउंटेन जहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, सोचो जो लद्दाख है वहाँ पे 6 महीना बर्फ रहती है, वहाँ पे भी तो लोग रहते हैं ना। सो ये इन्होंने बोला। अब इसमें एक लाइन है, इवन और इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर 100 स्पीशीज ऑफ माइक्रोब। हैबिटेट का मतलब होता है घर। तो देखो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो भी तो कितना यूनिक है ना, एसिडिक बेसिक का सॉल्यूशन है, लेकिन वहां पे भी कितने माइक्रोब्स रह रहे होते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माइक्रोब रहते हैं। जैसे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट दिखाया है, और ये इन्होंने सी कोस्ट दिखाया, मतलब नदी का किनारा। तुमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है इन सबकी, बस अब तुम वो ग्राफ सॉल्व कर लोगे, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्लियर था ना सबको? यो मैम ठीक है, अब मैं तुमको इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ निश। तो अगर आप एंट्रेंस देने जाओगे ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो इस वर्ड को। Now, what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? Key element क्या है, कितनी वेरिएशन आ रही है, क्या लगता है तुम्हें इतनी वेरिएशन क्यों है धरती पे? एनवायरमेंट के रीजन क्या बताए थे मैंने? दो, टेम्परेचर
रोटेशन रिवॉल्यूशन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन है, तो ये चीज इन्वायरमेंट डिफरेंट है। पानी भी की वजह से भी इन्वायरमेंट डिफरेंट है ना। जहाँ पे पानी के सोर्सेज है वहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है। लाइट टेम्परेचर और लाइट का ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। एक सॉइल, किसी एरिया की सॉइल कैसी है वो भी फर्क पड़ता है। जैसे साउथ में जो मिट्टी है जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर आयरन ज्यादा होता है मिट्टी में, तो साउथ एंटर करोगे ना आपको रेड कलर की सॉइल दिखने लग जाएगी। लेकिन अपने वहाँ कहाँ मिलती है लाल कलर की सॉइल? नहीं मिलती। तो जब भी कैसे परेड ग्राउंड में कोई बड़ी बड़ी परेड होती है ना, वो लाल मिट्टी लाते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। गवर्नमेंट ना लाल मिट्टी को छिड़कती है नॉर्मल ग्राउंड पे। पता है क्यों छिड़कती है? लाल मिट्टी आयरन रिच होती है, वो इतनी न्यूट्रिएंट रिच होती है कि वो ज्यादा उड़ती नहीं है। तो अगर कोई परेड है ना, वहाँ पे लाल मिट्टी डली होगी, लोग परेड करेंगे उसके ऊपर, तो वो मिट्टी उड़ेगी नहीं धूल बन के। इसलिए लाल मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है, वो धूल बन के नहीं उड़ती। राइट। सो एनीवेज, तो ये कुछ रीजंस है, इन्हीं को हमने पढ़ना भी है। एबायोटिक फैक्टर्स है ये इकोसिस्टम के, ठीक है। अब we must remember that a physiochemical component alone do not characterize the habitat of an organism completely। वो कह रहे हैं हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम बात कर रहे थे शिल्पी की, हम कह रहे हैं शिल्पी का हैबिटेट इस पे डिपेंड नहीं करता सिर्फ कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, कि जहां वो रह रही है वहां टेम्परेचर कैसा है, पानी कैसा, लाइट कैसे, सॉइल कैसी है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता। शिल्पी का जो रहन सहन है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके आसपास बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना इकोसिस्टम के, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग चीजें जो इकोसिस्टम को बनाती है, और एक होते हैं बायोटिक जो लिविंग चीजें होती है। एबायोटिक में जैसे आ जाएगा पानी, जैसे आ जाएगा सॉइल, जैसे आ जाएगा टेम्परेचर, तो ये तो हम पढ़ेंगे। बायोटिक में कौन बनाता है सोसाइटी? जैसे आता है माइक्रोब्स। अब शिल्पी के आसपास माइक्रोब है, वो भी तो डिपेंड करता है ना शिल्पी बीमार हुई या नहीं। शिल्पी के आगे पीछे पैरासाइट भी है, वो भी डिपेंड करता है। शिल्पी के आगे पीछे कंपटीशन भी है, तुम लोग सब आपस में कंपटीशन हो कहीं ना कहीं, तो ये भी डिपेंड करता है कि शिल्पी एकेडमिकली कितना एक्सेल करेगी। अगर कोई कंपटीशन नहीं होता तो ऐसे ही नीट क्वालिफाई कर लेती, लेकिन कंपटीशन है तो मेहनत लगेगी, है। और प्रीडेटर है, प्रीडेटर हमारे केस में ऐसे होता नहीं है, पर एनिमल के केस में तो होते हैं ना, प्रीडेशन शेर खा जाएगा, राइट। किसी इंसान के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे स्क्रीन पे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन। इनवेरिएबली मतलब कुछ कंडीशंस है जो फेस करनी करनी है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तो इनवेरिएबली, वेरिएबल नहीं है, डिसाइडेड है, लेकिन डिफाइंड है, पहले से हमें पता है। रेंज ऑफ कंडीशंस है जो आपको फेस करनी है। That it can tolerate diversity in the resources it utilizes and distinct functional role of a ecological system. All this together comprise a niche. So what is a niche? Question ये है कि niche क्या है? niche होता है, अगर मैं आपको सिर्फ हिंदी में पुट कर दूं, niche है फंक्शनल रोल एक ऑर्गेनिज्म का। सबने डॉग देखा है? एक डॉग का जीवन एक्सप्लेन करना, उसने दिन भर क्या करना है? इधर उधर घूमना है, खाना खाना है, दौड़ना है, फूड, सो जाना स्लीप। स्लीप कहाँ करेगा? उसके पास शेल्टर चाहिए होगा उसको, कोई ना कोई सेफ प्लेस, चाहे ओपन में करता है, लेकिन आगे पीछे कभी देखा ना कुत्ता घूम घूम के बैठता है? कुत्ता एक जगह पे इतना घूमता क्यों है? हम खाने की तलाश नहीं, में होता है वो। कुत्ता जब बैठता है तब वो एक जगह पे बहुत घूमता है, रोल रोल ऐसे की। वो सेफ जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। ठंडी सी जगह पे रहने के लिए। नहीं, वो जब उसको डिसाइड कर लेता है ना उसने एक जगह बैठना है, तो वो रोटेट करता है। जैसे इस रीजन में उसने बैठना है, तो या खड़े होकर ना वो रोटेट करता है हर एंगल में। काफी बार रोटेट करने के बाद वो एक जगह फेस करके बैठता है। तो वो ऐसी लोकेशन ढूंढता है रोटेट करते हुए जहां से उसको हर तरह का खतरा मैक्सिमम दिख पाए। तो वो ऐसे प्लेस पे बैठना चाहता है जहाँ पे उसके फेस को हर तरीके का खतरा दिख पाए और वो रन कर पाए। इसलिए डॉग एक ही लोकेशन में बहुत बार रोटेट करता है। समझ आई? यो मैम। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब डॉग है, उसको शेल्टर चाहिए सोने के लिए, उसको खाना चाहिए, रिप्रोड्यूस करेगा। यो मैम। उसके एरिया में कोई आएगा लड़ेगा। यो मैम। इसे कहते हैं हम डिफेंस। डिफेंस किसका? टेरिटरी, अपनी टेरिटरी, अपने एरिया को बचाना। तो डॉग का पर्पस क्या है इस धरती पे? उसका पर्पस है खाना लेना, सोना, रिप्रोड्यूस करना और अपने आप को डिफेंस करना। सोने को मैं शेल्टर कह देती हूँ, खाना लेना, घर ढूंढना, रिप्रोड्यूस करना और खुद को डिफेंड करना, ये सब उसका फंक्शन है ना जीवन का। तो जो जीवन का लक्ष्य है, ध्यान से सुनना ये बात,
जीवन का पर्पस है जो ऑर्गेनिज्म का, उसको बायो में हम क्या बोलते हैं, उसकी निश। ठीक है, तो व्हाट इज ए निश? निश इज द एबिलिटी, इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देखो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निश इज फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो ये कॉन्सेप्ट ना इंसानों पे ज्यादा अच्छे से लगता नहीं है, क्योंकि हमारे और भी पर्पस है, हमको इसका भी चलाना है। अब इनसे चलाए बिना जी तो सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हम चलाते हैं, हम क्योंकि हम एंटरटेन होना चाहते हैं। एनिमल्स का ये कोई लॉजिक नहीं है, उनको एंटरटेन नहीं होना, वो हर चीज पर्पस के लिए करते हैं। हमारे तो इसलिए इस कैटेगरी में हम आते नहीं है। लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं निश में डालूं, तो निश का मतलब होता है उनका फंक्शनल रोल क्या है सोसाइटी में। तो उनका शेल्टर ढूंढना भी उनका फंक्शनल रोल है, उनका रोटी खाना भी उनका फंक्शनल रोल है, उनकी लड़ाई भी उनका फंक्शनल रोल है। वो मजे के लिए नहीं लड़ते कि मजा आ रहा है, वो किसी को मुक्का मार के, वो तब लड़ते हैं जब उनको डिफेंड करना होता है। ठीक है, तो niche is the functional role of an organism in a community. Is it clear? अगर वो तुमसे डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन ये पूछेंगे, इसे अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको एक बार ठंडे दिमाग से पढ़ना तो तुमको ज्यादा समझ आएगा। क्लियर? ठीक है, एबायोटिक फैक्टर तक तुम पहुंच नहीं पाए। एनसीईआरटी रीडिंग के साथ ये दिक्कत है, चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार करा दूं सम अप। अरे ये क्या हो गया मैम? बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या बताया? बेटा बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरे पास सिग्नल प्रॉब्लम है। टाइप कर दे, टाइप कर टाइप। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया थे उनका नाम क्या था? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। क्या, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा इकोलॉजी होती क्या है, किसके दो चीजों, दो पॉइंट्स कवर करने थे इसमें। पहला इंटररिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट। बेटा हाँ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। यस मैम। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रेसिपिटेशन क्या होती है, क्या क्या इंक्लूड करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? रेन एंड स्नो। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें और भी क्या इंक्लूड हो सकता है? हाँ, हेल स्टॉर्म्स, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। शाबाश। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। हमको पता चले जो इकोसिस्टम के जो हमारे वो होते हैं कंपोनेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं। जो जिंदा वाले कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? बायोटिक। उन्हें हम बायोटिक। ठीक है, जिसमें हम लिविंग को बात करेंगे। और जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एबायोटिक। नॉन लिविंग। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ की बात करी। अर्थ में हमने बोला कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है, हम कहते हैं कि सीजनल वेरिएशन है। सीजन में वेरिएशन आते हैं हर साल, एनुअली। एनुअली मतलब हर साल। तो एनुअली सीजनल वेरिएशन आते हैं, उसका मेजर फैक्टर क्या थे? दो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने बोला वो एरिया जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसे हम क्या बुलाते हैं? देखो दो चीजें करी थी। एक मैंने करा था, ये तुम्हें कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो। एक मैंने करा था जब मैंने तुम्हें अर्थ बना के ये समझाया था, ट्रॉपिक क्या है, टेम्परेट क्या है और पोलर का है। ये तो ये रहा। दूसरा मैंने बोला था तुम्हें बायोम्स की बात करूंगी, बड़े बड़े रीजन। तो बायोम्स के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ कौन सा बायोम है जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद कौन आता है? मैम ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बाद कौन आता है? डेजर्ट के बाद? टेम्परेचर फॉल। टेम्परेट के बाद? कॉनिफेरस के बाद? वेरी गुड, शाबाश। और अगर मैं अर्थ की डिवीजन करूँ तो जहाँ मीडियम सनलाइट मिलती है, ना कम ना ज्यादा, वो रीजन कौन सा है?
अरे तुम तो सीख गए जल्दी। ये क्या हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे कम सनलाइट पड़ती है दैट इज पोलर मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है दैट इज ट्रॉपिकल हाँ। तो अगर मैं बोलूं, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इक्वेटर से, ध्यान से सुनना, धरती बना लो, इक्वेटर से जब पोल की तरफ मुड़ते हैं, इक्वेटर से अगर ऑर्गेनिज्म पोल की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बताओ स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? मैम डिक्रीज डिक्रीज इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो स्पीशीज, दोनों तरफ पोल है ना, तो दोनों तरफ पोल की तरफ चले जाओ, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। गुड, मैम शाबाश, मनीषा का समझ गए मैसेज आया है चैट बॉक्स में। तुम। देख लो बेटा, ट्रॉमिकल मैम ऊपर लिखा है कि बेटा एंड में क्या बताया। बट बेटा मैंने निश बताया था। कोई ना, अच्छा तुम में से किसी को डाउट है तो बताओ। तो कल हम लोग करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है?